बाप बढ़ाना भैया, अरे सबसे बड़ा रुपया। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ISLM मॉडल, जो कि किसने दिया हमारा सर जॉन हिक्स ने 1937 में। अब मैम ये मॉडल क्या बोलता है? ये मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बात करी है हमारी प्रोडक्ट मार्केट की और मनी मार्केट की। प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट में क्या इंटर रिलेशनशिप है और कैसे ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। देखो होता क्या है कि प्रोडक्ट मार्केट्स में हमारे जितना भी गुड्स हमारे अवेलेबल है हमारे पास, वो सब कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बनते हैं। जैसे कि क्लोथ्स की बात कर लो, क्रॉकरी की बात कर लो, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर लो, आप लोग इंडस्ट्रियल गुड्स देखते हैं, एंड हमारे जो डेली लाइफ के प्रोडक्ट्स जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सब कुछ प्रोडक्ट मार्केट का हिस्सा है। और मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट जहाँ से पैसा आता है इन सब प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए या फिर इन सब प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। हो गया क्लियर दो चीज़ें कि प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट क्या है। अब जो ISLM मॉडल है वो ये कहता है कि अगर प्रोडक्ट को बनाना है तो मनी की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स इन दोनों मार्केट में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ इक्विलिब्रियम की ही बात हमारा ISLM मॉडल करता है, जो कहता है कि इट शोज इक्विलिब्रियम बिटवीन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, अब IS का मतलब क्या है और LM का मतलब क्या है? IS मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग, इन्वेस्टमेंट की हेल्प से ही हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। ठीक है, और LM का मतलब है लिक्विडिटी ऑफ मनी। जो मनी का फ्लो है मार्केट में उससे कौन डील करता है? हमारी मनी मार्केट डील करती है। देयरफॉर जो IS टर्मिनोलॉजी है वो हमारी रिलेटेड है गुड्स मार्केट से। ठीक है, और जो LM टर्मिनोलॉजी है दैट मीन्स लिक्विडिटी ऑफ मनी, दैट मीन्स बहाव पैसे का, वो रिलेटेड है हमारा मनी मार्केट से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो इन्वेस्टमेंट सेविंग का कर्व है वो प्रोडक्ट मार्केट का इक्विलिब्रियम शो करता है, और जो लिक्विडिटी LM का कर्व है वो मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम शो करता है। और जहां पर IS कर्व और LM कर्व इक्विलिब्रियम पर आते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं इफेक्टिव पॉइंट, जहां पर दोनों मार्केट्स हमारी बैलेंस में चल रही है। अब करते हैं क्लास को स्टार्ट और समझते हैं कि आखिर में IS कर्व LM कर्व में फर्क क्या है दोनों में। ठीक है, कैसे हम लोग IS कर्व को ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग LM कर्व को ड्रॉ करते हैं, और कैसे प्रोडक्शन लेवल को इफेक्टिवली मेंटेन करके रखते हैं इकोनॉमी में। देखो IS कर्व हमारा डील करता है गुड्स मार्केट से या फिर प्रोडक्ट मार्केट से, ये पहले ही बता दिया। क्यों? क्योंकि इनकम में से कुछ पार्ट जो हमने सेव किया है उसी को हम इन्वेस्ट करके आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे, और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, दैट मीन्स आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो IS कर्व है सबसे पहले तो वो रिलेटेड है हमारी गुड्स मार्केट से। अब IS का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट सेविंग, पहले बता दिया। अब वो क्या बोलता है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। देखो कैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो वो ना लोन सस्ते कर देती है। लोन्स क्या कर देती है? सस्ते कर देती है, सो दैट जो इन्वेस्टर है वो लोन ले सके बैंक से। ठीक है, अगर वो बैंक से लोन लेगा उसके पास पैसा आएगा, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकता है और फिर प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, उससे क्या होगा? प्रोडक्शन करेगा तो उसकी आउटपुट इंक्रीज होगी। देयरफॉर लोन सस्ते करने के लिए कि हर कोई लोन अफोर्ड कर सके, हर कोई इन्वेस्टर लोन अफोर्ड कर सके, वो क्या करती है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देती है। गवर्नमेंट क्या करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देती है, सो दैट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट कर पाए और उससे आउटपुट दैट मीन्स क्यू इंक्रीज हो और लोगों की इनकम बढ़े। ठीक है, देयरफॉर जो IS कर्व है ना वो प्रोडक्शन दिखाता है, दैट मीन्स आउटपुट का इंक्रीज होना दिखाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब देखो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट पहले इंटरेस्ट रेट था 9%, तो प्रोडक्शन हो रही थी 25 to 50 के बीच में। ठीक है, जैसे ही इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने लोन पे जो इंटरेस्ट रेट था वो कम किया, तो 8% से जो हमारी इनकम है, जो हमारी आउटपुट है वो 50 to 70 के बीच में आ गई। ठीक है,
उसने और ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गवर्नमेंट ने, तो जो हमारी आउटपुट है वो और ज़्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि जब लोन सस्ता मिलेगा, लोन पे जो रिटर्न है वो हमको कम देना पड़ेगा, तो लोन की डिमांड बढ़ेगी और इन्वेस्टर ज़्यादा पैसा लगाकर ज़्यादा आउटपुट बना पाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि प्रोडक्शन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का कम होना ज़रूरी है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम, इनकम वैसे वैसे ज़्यादा। इसका कर्व कैसा आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में और आउटपुट में। ठीक है, देयरफॉर हमको क्या पता चला कि जो IS कर्व है, जो IS कर्व है वो क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। IS का मतलब इन्वेस्टमेंट सेविंग। ठीक है, आगे देखो, अब बात करते हैं हम LM कर्व की शेप की। LM कर्व की शेप बोलता है अपवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लोगों की, इनकम बढ़ेगी, जब आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है तो लोगों की इनकम भी तो बढ़ेगी। जो उस प्रोडक्शन में लेबर हेल्प आउट कर रही है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, वो भी तो अपने वेजेस ले रही है, उसकी भी तो इनकम बढ़ रही है। तो जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी इच्छाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी वांट्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। वांट्स बढ़ने का मतलब है वो अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा करेगा। तो जब वो मार्केट में डिमांड करेगा तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए उसको रिक्वायर होगा पैसा। ठीक है, उसकी मनी की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, इनकम के बढ़ने से, किसी इंसान की इनकम के बढ़ने से उसकी जो मनी की डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, एंड उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ जाते हैं। कैसे? अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कि हर कोई डिमांड कर रहा है मार्केट में। दैट मीन्स प्रोडक्ट की डिमांड, प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको ये पता है कि अब जो इन्वेस्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोडक्ट बनाएगा ही बनाएगा, चाहे उसके ज़्यादा पैसे लगे चाहे उसके कम पैसे लगे, उसको प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है उसके प्रोडक्ट की। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, क्योंकि उसको पता है कि चाहे वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी लोन तो लेगा ही लेगा, चाहे गवर्नमेंट ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगी लोन पे, तब भी जो इन्वेस्टर है वो लोन की डिमांड करेगा ही करेगा। ठीक है, ताकि वो आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके और प्रोडक्शन को बढ़ा सके, सो दैट उसकी आउटपुट इंक्रीज हो। ठीक है, सो देयरफॉर जब इनकम बढ़ती है तो मनी की डिमांड बढ़ती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और मार्केट में भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर लोन की डिमांड करता है, और लोन की डिमांड पे गवर्नमेंट फायदा उठाती है और क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देती है। ठीक है, सो देयरफॉर जो हमारा मनी का सप्लाई है, मनी का सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना, लोन्स हमारा क्रेडिट कंट्रोल है ना, तो लोन्स गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और वो क्या करती है, जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है ना, वैसे वैसे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देती है। इनकम के बढ़ने पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है तो वो हम लोग LM कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर जो LM कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, इनकम के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट का बढ़ना, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, शेप्स क्लियर हो गई IS की और LM की, और क्यों हुई ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों शेप्स, या जब ये दोनों कर्व्स आपस में इक्विलिब्रियम में आते हैं, जब ये दोनों कर्व्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। यहाँ पे देखो, ये IS कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग और ये LM कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, अब जहां पर इन दोनों कर्व्स ने इंटरसेक्ट किया वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट मार्केट है और जो हमारी मनी मार्केट है वो दोनों इक्विलिब्रियम में। दैट मीन्स आउटपुट उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना मार्केट में उसकी डिमांड है। ठीक है, ज़्यादा ना कम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर हमारी इक्विलिब्रियम आउटपुट इज बिटवीन 150 to 175 एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बिटवीन 5 to 6%। ठीक है, जहां पर हमारा IS एंड
LM curve intersect, both the markets are in balance, that means in equilibrium, and this point is called equilibrium output. ठीक है, this point gives us equilibrium output as well as equilibrium rate of interest. ठीक है, अच्छा अब देखो दो तरह की पॉलिसी इंप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है थ्रू फिस्कल पॉलिसी. क्या फ़र्क होता है मॉनेटरी पॉलिसी और क्या फ़र्क होता है फिस्कल पॉलिसी में? दोनों ही पॉलिसीज़ लगाई जाती है आउटपुट को बैलेंस आउट करने के लिए. ठीक है, कि जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है, उसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए. ठीक है, ना ज़्यादा प्रोडक्शन हो कि वो जो स्टॉक है वो ख़राब हो जाए. ठीक है, और ना ही कम प्रोडक्शन हो कि जो स्टॉक है वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है बट अवेलेबिलिटी ही नहीं है उस प्रोडक्ट की. ठीक है, तो उस सारी सिचुएशंस से डील करने के लिए एक इफेक्टिव आउटपुट पे रहने के लिए इक्विलिब्रियम पे गवर्नमेंट क्या करती है, दो पॉलिसीज़ का यूज़ करती है. पहली पॉलिसी है हमारी फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, जिसमें वो बात करती है उस अपने एक्सपेंडिचर की, दैट मीन्स गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन प्रोसेस में घुसती है और अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू. ठीक है, और टैक्सेस के थ्रू वो क्या करती है, अगर उसको आउटपुट को कम करना है, ठीक है, तो वो क्या करती है, लोगों की इनकम पे टैक्स लगा देती है सो दैट उनकी इनकम कम होगी. जब उनके जेबों में पैसा कम होगा तो वो लोग डिमांड कम करेंगे. जब वो लोग डिमांड कम करेंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी और डेफिनेटली जब प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आउटपुट की प्रोडक्शन भी कम होगी. ठीक है, तो ये सारा इसका दिमाग है जो ये लगाती है इन दो चीज़ों को यूज़ करके कि कब आउटपुट को बढ़ाना है मार्केट में और कब आउटपुट को रिड्यूस करना है मार्केट में. सो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू वो दो चीज़ों का यूज़ करती है गवर्नमेंट, अपनी स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर और अपने टैक्सेस. अब फिस्कल पॉलिसी हमारी IS कर्व से रिलेटेड है, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करेगी, प्रोडक्ट मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगी विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, इतना भी दिमाग में रखो कि फिस्कल पॉलिसी मतलब IS कर्व. ठीक है, IS कर्व कैसे, क्योंकि IS कर्व रिलेटेड है हमारा प्रोडक्ट मार्केट से. ठीक है, और गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करके या लोगों की जेब से टैक्स निकाल के, मतलब लोगों की जेब से इनकम निकाल के जो प्रोडक्ट मार्केट है उसको अफेक्ट कर पा रही है. लोगों की डिमांड प्रोडक्ट मार्केट में ही होगी ना, अगर वो टैक्स लगाएगी तो जो डिमांड है वो प्रोडक्ट मार्केट से कम हो जाएगी. सो दैट मीन्स जो IS कर्व है वो हमारा फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड है. अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की. मॉनेटरी पॉलिसी दो चीज़ों को हैंडल करती है. फर्स्ट इज मनी सप्लाई, कि कितना ज़्यादा हर इंसान की जेब में पैसा होना चाहिए. वो चीज़ भी डिसाइड कौन करती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करती है. वो कैसे करती है, रेपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, हमारा रिवर्स रेपो रेट हो गया, SLR हो गया, CRR हो गया, इन सारे रेट्स को कंसिडर करके, इन्फ्लेशन रेट भी इनफैक्ट, ठीक है, इन सारे रेट्स को ऊपर नीचे करके हमारा कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है. एंड दूसरा क्रेडिट कंट्रोल कैसे, जैसे लोन रेट्स, लोन की अभी पहले भी बात हुई थी, लोन रेट भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में ही डिसाइड किए जाते हैं थ्रू हमारे बैंक्स. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो क्या करती है, वो मनी को कंट्रोल करती है. एंड मनी का कर्व इज LM कर्व. देयरफॉर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो LM कर्व से डील करती है. जब मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस आते हैं तो LM कर्व में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं. ठीक है, अब देखो एक्चुअल में चेंजेस होते क्या क्या हैं. एक्चुअल में क्या करती है वो, अगर तो उसको आउटपुट, फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दो चीज़ें, अगर उसको आउटपुट को बढ़ाना है, अगर उसको आउटपुट को बढ़ाना है तो वो एक्सपेंशन करेगी, मतलब वो ज़्यादा पैसा मार्केट में फैलाएगी. ठीक है, अब वो दो तरह से मार्केट में पैसा फैला सकती है, विद द हेल्प ऑफ फिस्कल पॉलिसी. कैसे, मार्केट में खर्चा करके मार्केट में खुद घुस के इन्वेस्ट करेगी, पहली चीज़. और अगर उसको मार्केट में आउटपुट को बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में लोगों की जेबों में पैसा डालना स्टार्ट कर देगी. कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई. दैट मीन्स एक्सपेंशन का मतलब है उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, और कंट्रैक्शन का मतलब है कि उसको आउटपुट को कम करना है मार्केट में, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है. दैट मीन्स वो चाहती है कि प्रोडक्शन कंट्रोल करी जाए. सो
उसके लिए वो लगाएगी या तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी लगाएगी या फिर वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी। जब जब एक्सपेंशन होगी तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब जब एक्सपेंशन होएगी तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। कोई चीज सीधी तरफ जाएगी, ठीक है, सीधी डायरेक्शन में जा रही है, बढ़ रही है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और जब जब कंट्रैक्शन होगी, उसको आउटपुट को रिड्यूस करना है, तो वो पीछे एक स्टेप बैक लेगी, दैट मीन्स वो लेफ्ट साइड मूव करेगा कर्व। ठीक है, इतना हमको अभी समझ लेना है कि अगर आउटपुट को उसको रिड्यूस करना है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अगर आउटपुट को उसको इंक्रीज करना है तो राइटवर्ड शिफ्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखो, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है। देखो, फिस्कल पॉलिसी में वो किस किस चीज से डील करती है? एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट टैक्सेस। अब एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट खुद प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करेगी। वो क्या चाहती है कि सारे जो बाकी के इन्वेस्टर्स हैं ना, जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो अपनी प्रोडक्शन ना बढ़ाए, सिर्फ मैं अकेला राजा बन जाऊं और मैं अपनी नई तरह से कुछ प्रोडक्ट लेके आऊं जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं सिर्फ। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर बात हो रही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डील कर रही है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, वो क्या चाहती है कि सारे के सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको मैं किक आउट कर दूं, उनको मैं भीड़ से बाहर निकाल दूं, इन प्रोड्यूसर्स वाली भीड़ से बाहर निकाल दूं। उसको हम क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट। क्राउड से उनको किक आउट, बाहर फेंक दिया। वो किसको फेंकना चाहती है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बाहर फेंकना चाहती है। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज जब उसने किया, दैट मीन्स उसने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसने एक्सपेंडिचर किया। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई तो आउटपुट वहां पे इंक्रीज हो गई। ये इंक्लूडेड है हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में, जहां पर गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाया, इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो इंटरेस्ट रेट है वो भी इंक्रीज हो गए मार्केट में, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को किक आउट करना चाहती है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। उससे क्या हुआ? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो, उनके लिए लोन महंगा हो गया। वो लोन अब नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अब वो लोन नहीं ले पा रहे तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, दैट मीन्स उनकी प्रोडक्शन भी कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी जो मार्केट में डील कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस से, वो है हमारी गवर्नमेंट। दैट मीन्स ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रही है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। देखो, अब एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है राइटवर्ड शिफ्ट। हमारी आईएस कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और एलएम कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है। अब क्या बोला उसने? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है आईएस कर्व, और आईएस कर्व को हमने क्या किया? राइटवर्ड शिफ्ट किया। ठीक है, यहां पर क्या है? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर है हमारा इनकम। ठीक है, अब एक्सपेंशन हुई है तो इक्विलिब्रियम यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हमारी इनकम तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया। क्यों? इनकम कैसे बढ़ी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसने करी है? इन्वेस्टमेंट किसने करी है? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो होती है जो गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है विदाउट एनी पर्सनल मोटिव। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने इंक्रीज करी, जिससे हमारी आउटपुट भी इंक्रीज हो गई। उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो ये चाहती है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको लोन ना मिल पाए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, दैट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट देखो अब तुम, अब आगे हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि वो आउटपुट को
रिड्यूस करना चाहती है, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्शन अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी लगाएगी। दैट मीन्स वो लोगों की जेबों से पैसा खींचने की कोशिश करेगी सो दैट वो ज़्यादा डिमांड ही ना कर पाए। ठीक है, कैसे, देखो अब क्या करेगी वो, टैक्सेस, फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है और टैक्सेस लगाती है। अब क्या करेगी वो, टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। जब वो टैक्सेस इंक्रीज कर देगी तो लोग डिमांड कम करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि उनकी इनकम ही कम हो गई है। जब आधा पैसा उन्होंने टैक्सेस में ही दे दिया तो दैट मीन्स उनकी इनकम क्या हो गई, कम हो गई। जब उनकी इनकम कम हुई तो वो डिमांड कम करेंगे। जब वो डिमांड कम, जब मार्केट में डिमांड ही कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगी। Therefore, with the use of taxes as an instrument of fiscal policy, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आउटपुट को रिड्यूस कर दिया, वही उसका मोटिव था। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये था हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये हमारा IS कर्व पहले वाला है, अब हमको क्या करना है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। IS1 यहाँ पे LM कर्व, पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पर था। ठीक है, तो ये हमारी आउटपुट थी। ठीक है, अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स हमारी जो आउटपुट है वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू कम हो गई। दैट मीन्स जब टैक्सेस बढ़े तो जो हमारी इनकम है वो कम हो गई एंड जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो गया। अब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा क्यों बढ़ा दिया, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए बढ़ा दिया सो दैट लोन लोग ज़्यादा ना ले पाए। लोन लोग ज़्यादा नहीं ले पाएंगे सो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत अभी नहीं है, तो इसलिए उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिए सो दैट लोग लोन ले ही ना पाए और प्रोडक्शन को वो कर्ब कर सके। ठीक है, अब बात आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अभी बात कर लेते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की। एक्सपेंशन में क्या बोला था, उसको आउटपुट को किसी भी तरह से इंक्रीज करना है। ठीक है, आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगी, वो चाहती है कि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वो मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना चाहती है, मनी सप्लाई को मार्केट में बढ़ाना चाहती है। अब वो मनी सप्लाई कैसे बढ़ेगी, मनी सप्लाई उस तरह से बढ़ेगी जब आउटपुट को बनाने के लिए लोगों की जेब में पैसा होगा। ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेगी, लोन्स को सस्ता कर देगी। लोन्स को सस्ता करने का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देना जिससे लोन चीप हो जाएगा और लोन की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स लोगों की जेबों में पैसा इंक्रीज। जब लोगों की जेबों में पैसा आ जाएगा तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करके आगे आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। दैट मीन्स वो अपनी इस मोटिव तक पहुंच जाएगा। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस कर देगी जो वो लोन पे, दैट LM कर्व जो है हमारा क्रेडिट कंट्रोल की हेल्प से हमारा प्रोडक्शन में हेल्प करता है ना, वहीं पर ये चीज़ हुई है कि लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसने उसको कम कर दिया जिससे लोन्स लोग ज़्यादा ले पाएंगे, इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा और आगे आउटपुट प्रोड्यूस करके दे पाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसका डायग्राम, जो हमारा IS कर्व है वो कैसे जाता है, इस तरह से जाता है। अब LM कर्व में क्या आया, राइटवर्ड शिफ्ट आया। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब, ठीक है, एक्सपेंशन हुआ तो राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये इस साइड को राइटवर्ड इसका शिफ्ट आ गया। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, और ये आपकी इनकम है।
पहले इनका इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना तो आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा था तो आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा था। दैट मीन्स उसने क्या किया, आउटपुट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मेन मोटिव क्या होता है, आउटपुट को इंक्रीज करना। सो इस आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए उसने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया। दैट मीन्स लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ LM कर्व। उसके बाद देखो अब आ गई हमारी लास्ट कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह की मॉनेटरी पॉलिसी थी। एक्सपेंशनरी में हमने देख लिया कि उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज किया। कॉन्ट्रैक्शनरी में वो क्या चाहती है कि आउटपुट कम बने, इसलिए वो चाहती है कि जो मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है ना वो भी कम हो, मार्केट में मनी का सप्लाई कम हो। उसको करने के लिए वो क्या करेगी, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमारा क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी, सो दैट जो लोन है वो एक्सपेंसिव हो जाए, ठीक है, और लोग उस लोन को ना खरीद सके, लोग उस लोन को ना बैंक से ले सके। क्योंकि अगर इन्वेस्टर लोन ले लेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा तो दैट मीन्स हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारा मोटिव नहीं है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मोटिव है आउटपुट को रिड्यूस करना, इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी, जिससे लोन की डिमांड कम होगी और मार्केट में लोन कम मिलेगा तो आउटपुट की प्रोडक्शन भी कम होगी। ठीक है, अब इसका डायग्राम देखो, ये एक्सपेंशनरी का बना दिया हमने। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी LM, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, LM1, दिस इज IS। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये हमारा इनकम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बढ़ा दिया, ठीक है, सो दैट आउटपुट को कम कर सके, सिंपल, डन। अब आ जाती है ये मेन चीज जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, जो कि है शेप्स के अकॉर्डिंग हम कैसे जानेंगे कि वो इलास्टिक है, इफेक्टिव है, या फिर इनइलास्टिक है और इनइफेक्टिव है। मैंने ना हमेशा सिर्फ एक ही केस लर्न किया है, जिसकी हेल्प से मैं बाकी चारों केसेस लर्न कर पाई हूँ। देखो होता क्या है, इसमें 4 तरह की चीज़ें होती हैं, 4 तरह के केसेस होते हैं। हम इफेक्टिवनेस मतलब पॉलिसी जब हमने लगाई तो उस पॉलिसी का 4 तरह से इफेक्ट देखने को मिलता है। देखो हमने 4 तरह की पॉलिसी लगाई, फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी, फिस्कल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी। अब इन चारों तरह से वो किस तरह से हमारी इक्विलिब्रियम को इम्पैक्ट देगी, इफेक्ट करेगी, वो चीज़ हमारे को जो कर्व की शेप है वो बताती है। ठीक है, जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम होगा, जिस भी शेप के ऊपर इक्विलिब्रियम होगा, वो हमको बताएगा कि किस तरह से इस पॉलिसी ने हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट किया है। देखो अब जो इफेक्टिवनेस है ना वो 2 तरह की होती है। एक इफेक्टिवनेस हम देखते हैं थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और एक इफेक्टिवनेस हम देखते हैं थ्रू फिस्कल पॉलिसी। अब इन 2 तरह की पॉलिसीज हमारे 2 कर्व्स को इफेक्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारा LM कर्व को इफेक्ट करेगी एज वेल एज IS कर्व को इफेक्ट करेगी, और फिस्कल पॉलिसी भी LM कर्व को इफेक्ट करेगी एंड IS कर्व को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो दैट मीन्स ये 4 केसेस बन जाते हैं। अब आपको सिर्फ एक ही लर्न करना है, दैट मीन्स मॉनेटरी LM कर्व, जो कि मैंने भी हमेशा यही लर्न किया है। ठीक है, अगर आपने ये लर्न कर लिया ना मॉनेटरी और LM, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा फिस्कल IS कर्व। ये और ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, और मॉनेटरी IS और फिस्कल LM एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं। अब देखो होता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व में, हमारे पास फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा LM कर्व बनाया जाता है। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना लिया, ये होता है हमारा LM कर्व।
बेसिकली हम इस तरह से बनाते हैं, बट जो इसकी ओरिजिनल शेप है ना वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे वर्टिकल की तरफ शिफ्ट हुआ। अब इसको हम चार तरह से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जहां पर ये सीधा है, इसका सीधा यहाँ इतना, ठीक है, इसको कट करो। जहां पर ये ऐसे सीधा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल शेप। इतने पार्ट को, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक हम इसको बोलते हैं, ये ऐसे फैला हुआ है, लेटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट पोर्शन। ठीक है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टीप पोर्शन, और इस पोर्शन को हम बोलते हैं सीधा खड़ा हुआ है, तो ये वर्टिकल पोर्शन है। ठीक है, अब जब इन अलग अलग पॉइंट्स पर इसकी जो इफेक्टिवनेस है, पॉलिसी की जो इफेक्टिवनेस है वो चेंज होती है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं LM कर्व। ठीक है, LM कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, और इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का LM कर्व पर क्या असर होता है। ठीक है, वर्टिकल जब शेप होगी तो जो हमारी पॉलिसी है ना वो परफेक्टली इफेक्टिव होती है, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जब हम मॉनेटरी पॉलिसी लगाते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी लगाएंगे तो LM कर्व पर बहुत अच्छा, मनी सप्लाई पर बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को उसका मिलता है। दैट मीन्स वर्टिकल शेप में परफेक्टली इफेक्टिव। स्टीप में क्या होता है? स्टीप में होता है मोर इफेक्टिव। मतलब हाँ, ये भी अच्छी सिचुएशन है, परफेक्शन नहीं है यहाँ पर, परफेक्शन जरूर यहाँ पर नहीं है, बट जो हमारी पॉलिसी है वो अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। अब देखो, जब हमारी फ्लैट शेप पर इक्विलिब्रियम होता है तो ज्यादा असर नहीं हुआ हमारा पॉलिसी लगाने का, दैट मीन्स लेस इफेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंज करते हैं? मनी सप्लाई में चेंजेस करते हैं। तो अगर हमने वो चेंजेस करे भी, उससे भी हमारी जो आउटपुट है वो कोई ज़्यादा अच्छी सी बड़ी चढ़ी नहीं। ठीक है, तो वो लेस इफेक्टिव हो गई। और हॉरिजॉन्टल में वो परफेक्टली ही इनइफेक्टिव है, परफेक्टली ही इनइफेक्टिव है। ठीक है, LM कर्व मॉनेटरी पॉलिसी, वर्टिकल का मतलब बहुत अच्छा, परफेक्टली इफेक्टिव। थोड़ा सा स्टीप शेप में अच्छा है, लगाया, पॉलिसी लगाई, अच्छे से चली। लेस इफेक्टिव कब होगी? जब फ्लैट शेप दिखेगी। और हॉरिजॉन्टल शेप में जब बिल्कुल ही फ्लैट, कोई फर्क ही नहीं पड़ा मॉनेटरी पॉलिसी लगाने का, तो वो परफेक्टली इनइफेक्टिव होगी हॉरिजॉन्टल में। अब जब आपको LM कर्व की मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आ गई, ये चीज लर्न कर ली। ठीक है, वर्टिकल में क्या बोला था? परफेक्टली इफेक्टिव, स्टीप में मोर इफेक्टिव, फ्लैट में लेस इफेक्टिव, और हॉरिजॉन्टल में परफेक्टली इनइफेक्टिव। अब इसका बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर दो, बिल्कुल रेसिप्रोकेट कर दो, तो मॉनेटरी पॉलिसी IS कर्व बिल्कुल इससे उल्टा है। यहाँ पर इफेक्टिव है, यहाँ पर इनइफेक्टिव है, यहाँ पर मोर इफेक्टिव है, यहाँ पर लेस इफेक्टिव है, यहाँ पर लेस इफेक्टिव है तो यहाँ पर मोर इफेक्टिव है, और यहाँ पर परफेक्टली इनइफेक्टिव है तो यहाँ पर इफेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारी फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व पर काम नहीं करी, वहाँ पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी IS कर्व पर काम कर गई, प्रोडक्शन पर काम कर गई। ठीक है, और जहाँ पर LM कर्व पर काम नहीं करी, वहाँ पर इधर काम कर गई, उल्टा हो गया। ठीक है, तो यही चीज इसमें इस टेबल के थ्रू हमको बताई गई है। अब इलास्टिसिटी की बात देखो, इलास्टिसिटी की बात देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। जब हम प्राइस इलास्टिसिटी का डायग्राम पढ़ते हैं तो जब उसकी वर्टिकल शेप होती है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या होती है? ये बिल्कुल इनइलास्टिक होता है, ये बिल्कुल इनइलास्टिक होता है। ठीक है, थोड़ा सा स्टीप होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा तो लेस इलास्टिक, इलास्टिसिटी बहुत ही कम। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से भी इनकम में बहुत कम चेंजेस आएंगे। ठीक है, लेस इलास्टिक। यहाँ पर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा। इस पॉइंट पे, फ्लैट वाले पॉइंट पे मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज आने से इनकम में बहुत बड़ा चेंज आएगा, काफी अच्छा चेंज आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या है? मोर इलास्टिक है, बट ये पॉलिसी लेस इफेक्टिव है, क्योंकि हमको तो आउटपुट को
इक्विलिब्रियम पे लेकर आना है ना, हम नहीं चाहते कि आउटपुट ऊपर नीचे हो, हमको तो आउटपुट को इक्विलिब्रियम पे लेकर आना है। देयरफॉर जब मोर इलास्टिक होगा तो हमारी जो पॉलिसी है वो लेस इफेक्टिव होगी, ठीक है। सिमिलरली जब इसकी शेप हॉरिजॉन्टल होगी, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, इलास्टिक। वर्टिकल मतलब इनइलास्टिक, हॉरिजॉन्टल मतलब इलास्टिक, ठीक है। अब आ जाओ वापस टेबल पे। इनइलास्टिक, वर्टिकल का मतलब इनइलास्टिक जब कर्व इस तरह से होगा, ठीक है। स्टीप का मतलब जब कर्व थोड़ा सा खड़ा सा होगा, तो ये। फ्लैट का मतलब बिल्कुल ही फैला हुआ होगा, तो इलास्टिक। और जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा तो परफेक्टली इलास्टिक। अब इस चीज को भी उल्टा यहाँ पे कर दो, नीचे वाली को ऊपर ले आओ, ऊपर वाली को नीचे ले जाओ, वही चीज करिए। आपको सिर्फ एक लर्न करना है, दैट इज LM कर्व मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी सब कुछ उल्टा है, ठीक है। अब थोड़ा सा वेट, फिस्कल पॉलिसी का भी देख लेते हैं। फिस्कल पॉलिसी में हम IS कर्व की बात करेंगे तो वर्टिकल इफेक्टिव। फिस्कल पॉलिसी IS कर्व, मॉनेटरी पॉलिसी LM कर्व एग्जैक्टली सेम है। और फिस्कल पॉलिसी हमारा LM कर्व एंड मॉनेटरी पॉलिसी IS कर्व एग्जैक्टली सेम है। ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एक बार इसको समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दो कि मैम ये दोबारा समझाओ, मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर भी इस सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट की, टेबल वाले पार्ट की वीडियो आपको दोबारा से बनाकर दूंगी, ठीक है। अब देखो मैं आपके लिए लाई हूं कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर, जो कि है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। इन क्वेश्चंस का मेरे को दो आप कमेंट सेक्शन में जवाब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक ये हो गया। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। प्लस अगर आपको वो टेबल जो है वो समझ में नहीं आया तो उसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि मैम ये टेबल हमको समझ में नहीं आया, वो भी आपको मैं डिस्कस करके दूंगी दोबारा। और ये क्वेश्चंस भी, इनके भी आंसर्स आप मुझे लिख के दोगे तो इनके भी आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में, सो दैट आपको ये जो टॉपिक है वो प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए, दिमाग में एकदम बैठ जाए। इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया वो हम लोग एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया पहले तो कि गुड्स मार्केट क्या होती है और मनी मार्केट क्या होती है। फिर हमने बात करी कि गुड्स मार्केट IS कर्व से रिलेटेड है और LM कर्व से रिलेटेड है हमारी मनी मार्केट। जहां पर ये दोनों मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमारी आउटपुट है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस हो रही है, बैलेंस में प्रोड्यूस हो रही है। देन हमने बात करी फिस्कल पॉलिसी की और मॉनेटरी पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी में कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी, मॉनेटरी पॉलिसी में कंट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। अब उन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस की बात होती है और मॉनेटरी पॉलिसी में हमारी मनी सप्लाई की और क्रेडिट कंट्रोल की बात होती है। अब ये सारे फैक्टर्स कैसे हमारी आउटपुट को इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है आउटपुट को इफेक्टिव और एक बैलेंस्ड लेवल का बनाने में, वो सब चीजें हम लोगों ने इस मॉडल में करी है डिस्कस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं उसका मेरे को सोल्यूशन, उसके मेरे को जो आंसर्स है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच।